इसके पीछे गेट मेंटर और अरविंद राय सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका सपोर्ट और उनका जो गाइडेंस है वो मुझे इस जगह तक पहुंचने में, इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत सहायता किया। दोस्तों, अगर एक सरफेस है और उस पर मैं एक लिक्विड ड्रॉपलेट को ड्रॉप कर रहा हूं, तो उसकी सरफेस, जो लिक्विड ड्रॉपलेट है उसकी सरफेस इस प्रकार से कुछ बनेगी या इस प्रकार से बनेगी। पहले वाले के टाइप से ही बनेगा। नहीं, नहीं, वो विस्कोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, डेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा इसके कोहेसिव और एडेसिव फोर्स में। देखो ये एंगल, अगर मान लो ये लिक्विड की ड्रॉपलेट है और इस पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो थीटा मेरे को इतना मिलेगा। राइट? अब ये कंडीशन 1 भी मेरे को मिल सकती है लिक्विड और सरफेस के बीच में, और कंडीशन 2 भी मिल सकती है। कंडीशन 1 मेरे को मिलेगी जब क्या होगा, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव। एडहेसिव फोर्स क्या होता है? देखो यहां पे एटम, जो सरफेस है उस पे लिक्विड के एटम और सॉलिड के एटम के बीच में एक फोर्स लग रहा है। तो लिक्विड और सॉलिड के एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स, और जो लिक्विड के एटम में लग रहा है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा और कोहेसिव फोर्स कम होगा तो ये वाली कंडीशन मिलेगी, और ये कंडीशन मिलेगी व्हेन कोहेसिव इज ग्रेटर देन एडहेसिव। When cohesive force is greater than adhesive. ऐसा क्यों हो रहा है कि, अच्छा अब इसमें एक और चीज अपन देख लेते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट, जब एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री होगा, और यहां पे थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। दोस्तों ये बताओ मेरे को कि कंडीशन 1 मेरे को क्यों मिल रही है? एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में। आप इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर सकते हो? सॉलिड और लिक्विड के एटम के बीच में ज्यादा फोर्स है एज कंपेयर टू लिक्विड के एटम के बीच में। तो लिक्विड का एटम क्या करेगा, किसके साथ फोर्स ज्यादा है? सॉलिड के एटम के साथ ज्यादा है, तो ज्यादा कांटेक्ट वो सॉलिड के सरफेस के साथ बनाएगा। करेक्ट है? अगर मान लो कि अगर मैं एक स्टील की बॉल डाल दूं
तो कैसा सरफेस मिलेगा आपको? स्टील की बॉल डाल दूंगा तो गोल का गोल ही रहेगा, कोई भी हिस्सा उसका दूसरे सरफेस से कनेक्ट नहीं होगा। तो यहां पे भी ऐसा क्यों हो रहा है? स्टील की बॉल का सरफेस डिफॉर्म नहीं होगा। क्यों डिफॉर्म नहीं होगा? क्योंकि स्टील की बॉल का जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे भी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू एडेसिव फोर्स। तो क्या करेगा? फ्लूइड अपने साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करेगा रादर देन किसी और सरफेस के साथ कनेक्ट होने की। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एडेसिव फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री आया, यहाँ ग्रेटर देन 90 डिग्री आया। दोस्तों जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तभी फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो वेटिंग होगी, अदरवाइज ये नॉन वेटिंग होगा। अगर आप सरफेस पे पानी डालते हो तो वो गीली होती है, यस नो? सरफेस पे पानी डालते हो तो वो गीला होता है कि नहीं होता है? होगा। दूध डालोगे तो भी हो जाएगा। पेट्रोल डालोगे तो नहीं होगा। हाँ, डाल के देख बेटा गीला होता है कि नहीं। भले पेट्रोल वेपराइज हो जाएगा, वो तो बात की बात है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन पहले तो वो गीला होगा। अगर स्टील की बॉल डालूं तो नहीं होगा। ओके ठीक है, स्टील तो सॉलिड हो गया। मरकरी डालूं तो? कभी थर्मामीटर टूटा है? कभी तोड़ के देखना, वो बॉल्स बन जाएंगी और वो बॉल अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगी, वहां पे कोई वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो सरफेस को गीला नहीं कर पाएगा। तो जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है एडेसिव फोर्स से तो वहां पे वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, यानी कि सरफेस गीली नहीं होगी। गीली कब होगी? जब लिक्विड का एटम सॉलिड की सरफेस में अटैच होगा। अब यहां पे क्या हो रहा है कि लिक्विड के एटम्स के बीच में फोर्स ज्यादा है तो वो सॉलिड के साथ अटैच हो ही नहीं रहा, तो वो सरफेस को गीला नहीं कर पाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एडेसिव फोर्सेस ज्यादा होती है तो यहां पे हमको मिलता है कैपिलरी राइज और यहां हमको मिलता है कैपिलरी फॉल। क्या होता है कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल, ये अपन डिस्कस करेंगे। कैपिलरी फॉल, राइट। एग्जाम्पल अगर अपन देख लें तो फर्स्ट कंडीशन का एग्जाम्पल है वाटर ऑन ग्लास। वाटर अगर आप ग्लास पे डालोगे तो वो सरफेस को वेट करेगा। और यहां पे एग्जाम्पल है आपका HG एंड ग्लास। इज दैट क्लियर? चलिए, एडेसिव फोर्स क्या होता है ये बात समझ में आ गई। क्या होता है एडेसिव फोर्स? जो दो अलग एटम्स के बीच में लगता है वो एडेसिव होता है, जो सेम एटम्स के बीच में लगता है वो कोहेसिव होता है। अगर एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो उसमें वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होगी, अदरवाइज उसमें वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा दिया। एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करी, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल ये क्या होता है इसको अपन डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम समझ लें, उसके बाद फिर हम कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं जो मैकेनिकल में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक लेवल में तो जाना पड़ेगा प्रॉपर्टी को समझने के लिए, लेकिन बिना एटॉमिक लेवल पे जाए हुए भी मैं सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकता हूं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। दैट इज सरफेस एनर्जी
पर यूनिट सरफेस एरिया। ये इसका पहला डेफिनेशन हुआ, सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। सेकेंड डेफिनेशन इसका हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब सरफेस टेंशन को समझने का सबसे अच्छा जो तरीका है, जो डेफिनेशन है, वो है सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। इससे आप सरफेस टेंशन के जितने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो सकते हैं उनको आप एक्सप्लेन कर पाओगे। सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम होगा। नहीं, गलत समझे, गलत समझे। सिग्मा किसी भी लिक्विड और गैस के मिक्सचर के लिए कांस्टेंट रहता है। सरफेस टेंशन जो है वो किसी लिक्विड या गैस, जैसे मान लो वाटर और एयर, तो वाटर और एयर के लिए सिग्मा की एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो सिग्मा रिमेन कांस्टेंट। करेक्ट है। अब बताओ अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? क्या सरफेस टेंशन कांस्टेंट रहेगा? सरफेस, हाँ, सिग्मा कांस्टेंट रहेगा और सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। राइट, सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। एंड देयर इज अ प्रिंसिपल दैट everybody wants the state of least energy। हर बॉडी मिनिमम एनर्जी पे पहुंचना चाहती है। एम आई क्लियर? ये बॉटल है, इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh है। छोड़ूंगा तो क्या होगा? यहीं पे रहेगा, ऊपर रहेगा, नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि नीचे जाने पे इसकी एनर्जी मिनिमम होगी। तो हर बॉडी जो है वो मिनिमम एनर्जी के स्टेट पे रहना चाहती है। इज दैट क्लियर? अब सरफेस टेंशन क्या बोल रहा है? सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। तो क्या मैं कह सकता हूं सरफेस टेंशन resist the increase in surface area? Surface tension resist in increase in surface area? सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस एरिया के इंक्रीज को रेजिस्ट करेगा, क्या मैं कह सकता हूं? क्यों करेगा? क्योंकि देखो, सरफेस एनर्जी क्या हुई? ES इक्वल टू सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। राइट। अब जैसे जैसे आप एएस को बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप एएस को बढ़ा रहे हो वैसे एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि सरफेस एनर्जी बढ़ रही है। और सरफेस टेंशन अगर है तो वो क्या करेगा? वो अपोज करेगा किसका? इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी का। और इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी का को करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सरफेस एरिया के इंक्रीज को अपोज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगर सरफेस टेंशन 0 हो
अगर सरफेस टेंशन जीरो हो, आज चलो सरफेस टेंशन जीरो होगा, उस पर अपन बाद में आएंगे कि सरफेस टेंशन अगर जीरो होगा तो क्या होगा। सरफेस टेंशन अगर जीरो होगा तो बेसिकली अभी अपन मैथमेटिकली ये बोल सकते हैं कि वो फ्लूइड सरफेस के डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। इतना तो समझ सकते हैं। अगर सिग्मा जीरो है तो सरफेस एनर्जी जीरो होगी, तो सरफेस के डिफॉर्मेशन में कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा। दैट इज सिग्मा, जो कि सरफेस के डिफॉर्मेशन को अपोज करता है। इज दैट क्लियर? अब इससे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप बचपन में पढ़े होंगे, व्हाई लिक्विड ड्रॉपलेट इज स्फेरिकल। बताओ जी। अगर स्फेरिकल रहेगा तो फॉर अ गिवन वॉल्यूम सरफेस एरिया सबसे कम रहेगा, और सरफेस टेंशन क्या चाहता है? सरफेस एरिया को रिड्यूस करना चाहता है। इज दैट क्लियर? लेकिन ये सवाल आपका स्कूल का सवाल है, और स्कूल में आप ऐसा आंसर लिखते हो, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में आज तक स्फेरिकल ड्रॉपलेट नहीं देखा है। हाँ, आपने देखा है? तो फिर ऐसा क्यों पढ़ाते हैं हमको कि ड्रॉपलेट विल बी स्फेरिकल? नहीं होता ड्रॉपलेट स्फेरिकल। मैंने आज तक स्फेरिकल एकदम गोल ड्रॉपलेट तो दिखा ही नहीं कभी। तो क्यों पढ़ा देते हैं ऐसा हमको कि ड्रॉपलेट जो है वो स्फेरिकल होगा? थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। फिजिक्स सिर्फ एक लॉ पे गवर्न, फिजिक्स सिर्फ एक सिंगल लॉ पे गवर्न नहीं होती है। वो स्फेरिकल नहीं होता है क्योंकि उस पर सरफेस टेंशन के फोर्स के साथ साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होता है। अगर आप स्पेस में ले जाके ड्रॉप करोगे तो दैट विल बिकम स्फेरिकल, राइट? तो बेसिक बात अपने को ये समझनी है कि फिजिक्स जो है या साइंस जो है वो सिर्फ एक लॉ पे गवर्न नहीं होता है। इज दैट क्लियर? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आगे अपनी सोच को डेवलप करने के लिए। तो जो सवाल हमसे पूछा जाता है कि ये स्फेरिकल क्यों होता है, तो उसका आंसर हम ये कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस एरिया को कम करना चाहता है, और फॉर गिवन वैल्यू स्फेयर हैज द लीस्ट सरफेस एरिया, राइट? चलिए सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाई कैरोसिन एडेड टू वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन, चलो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। रेनी सीजन में क्या होता है? मच्छरों की समस्या होती है, मच्छरों की समस्या होती है। तो बोलते हैं कि या तो पानी कहीं पे जमा मत होने दो, ठीक है, और अगर मान लो नहीं निकाल सकते तो क्या करो? केरोसिन डाल दो। तो केरोसिन के जहर में मच्छर मर जाएगा, मच्छर के अंडे मर जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते नहीं है, वो जहर नहीं है केरोसिन जो खा के अंडा। तो मच्छर तो चलो ठीक है, केरोसिन खा के मर सकता है, मेरे को पता नहीं मरेगा कि नहीं मरेगा, पर अंडा तो केरोसिन नहीं खाएगा। तुम जो कह रहे हो कि जो मच्छर के अंडे जो हैं वो खराब हो जाते हैं, तो क्या होता है केरोसिन डालने से? बन जाता है, करेक्ट है। केरोसिन का डेंसिटी कम होता है तो केरोसिन का लेयर बन जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो बन जाने तो क्या फर्क पड़ गया? देखो, पहली बात तो मच्छर भी डूब के मर जाएगा अगर आप केरोसिन डालोगे तो, और उसका अंडा भी डूब जाएगा। कारण समझो, ये है फ्लूइड की सरफेस, राइट? और मच्छर भी है तो उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा, राइट? कुछ ना कुछ वेट होगा तो कुछ ना कुछ सरफेस को ये डिफॉर्म करेगा, करेक्ट है?
अब जब ये डिफॉर्म करेगा तो जो फ्लूइड का सरफेस टेंशन है वो इस डिफॉर्मेशन को अपोज करेगा, यानी कि इसको और ज़्यादा डिफॉर्म होने से रोकेगा, यानी कि मच्छर को अंदर जाने से रोकेगा। लेकिन जब आप सरफेस टेंशन को कम कर दोगे तब क्या होगा? तब बेचारा ये मच्छर यहाँ पे डूब जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये बॉयंसी के कारण नहीं ट्रेवल कर रहा है। मच्छर जो है ना, मच्छर जो है वो पानी के सतह पे चलता है जैसे कि हम लोग जमीन पे चल लेते हैं। हम जमीन पे क्यों चल पाते हैं? क्योंकि जमीन अपने डिफॉर्मेशन को अपोज कर रही है और हमारे फोर्स के कारण भी वो डिफॉर्म नहीं होने देती। इसी प्रकार से मच्छर भी पानी की सतह पे चल सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर भी अपने सरफेस में होने वाले डिफॉर्मेशन को रोकना चाहता है। इज दैट क्लियर? अब मान लो अगर ये सरफेस में दलदल हो, मैं चलूंगा तो क्या होगा? मैं डूब जाऊंगा। करेक्ट है? तो हमने क्या किया, यहां पे केरोसिन डालने की वजह से हमने सरफेस टेंशन को कम कर दिया, जिस वजह से आसानी से मच्छर के अंडे या मच्छर पानी के ऊपर चल लेते थे, अब वो चलना उनका संभव नहीं हो पाएगा एंड दे विल शिंक। क्लियर हुआ? तो यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मच्छर जो पानी के ऊपर तैरता है वो पहली बात तैरना नहीं आता उसको, मच्छर को तैरना नहीं आता। राइट? मच्छर पानी के ऊपर चलता है जैसे हम सरफेस के ऊपर चलते हैं। क्यों चल पाता है? क्योंकि पानी की सरफेस भी अपने डिफॉर्मेशन को रोकना चाहती है। तो जब आप केरोसिन मिला देते हो तो वो सरफेस टेंशन, मिलाते नहीं हो, केरोसिन की लेयर बन जाती है, तो केरोसिन डालने की वजह से सरफेस टेंशन कम होता है, जिसकी वजह से वो डूब जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा इसको अपन एटॉमिक लेवल पे समझ लेते हैं। बेसिक जो मैंने बताया है, दैट इज द बेसिक साइंस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर अ मैकेनिकल इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब थोड़ा सा अपन इसका एटॉमिक लेवल पे देख लेते हैं, क्या होता है सरफेस टेंशन और क्यों एक्ट करता है ये। दिखाई दे रहा है प्लस साइन? ये प्लस साइन पे एक एटम है, ये चारों ओर से दूसरे एटम से घिरा हुआ है। अब ये जो एटम है, क्या ये किसी एक डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? क्या ये एटम किसी एक डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नहीं करेगा। ओके, ठीक है। अब ये दूसरा प्लस देखो, क्या ये एटम किसी डायरेक्शन में कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? क्यों करेगा? अगर इस एटम की बात करें तो ये सारे तरफ से एटम से घिरा हुआ है, यानी कि इस पे सब डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट वुड बी जीरो। लेकिन ये जो एटम है, इसमें ऊपर जो है वो एयर के एटम है जिसको अपन अभी निग्लेक्ट कर रहे हैं, उनके इफेक्ट को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर अ टाइम बिंग, है ना। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ लिक्विड के एटम का ही एटम के ही को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। राइट? सो every atom on the surface of fluid experience a downward force sorry, downward force that is surface tension। तो अब ये टर्म भी क्लियर हो गया, सरफेस टेंशन। सरफेस क्यों? क्योंकि जो एटम सरफेस पे रहेगा वही एक रिजल्टेंट फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए
excess pressure in liquid droplet and bubble. पहले अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं ड्रॉपलेट का. अच्छा, सरफेस टेंशन क्या है? एरिया और फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो जब एनर्जी आपको निकालनी हो तो आप सरफेस टेंशन को सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया समझोगे, और जब फोर्स निकालना हो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ समझोगे. चलो, एक ड्रॉपलेट हम मान लेते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट है, स्फेरिकल ड्रॉपलेट. और सवाल आता है कि इसके अंदर जो एडिशनल प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है. एक्सेस प्रेशर मतलब वो प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में ज्यादा है, उसको हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर. वी हैव टू कैलकुलेट दैट प्रेशर. कैन यू कैलकुलेट दैट प्रेशर? मान लो कि एक्सेस प्रेशर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द एक्सेस प्रेशर, तो तुम मान लो कि एक्सेस प्रेशर है. ठीक है, अब हिंट मैं आपको बता देता हूं. अब एक्सेस प्रेशर है तो वो क्या करेगा? इस ड्रॉपलेट के पे क्या असर डालेगा? अगर मान लो कोई एक्सेस प्रेशर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड आउट द एक्सेस प्रेशर, तो हम मान लेते हैं कि एक्सेस प्रेशर है, बाद में वो जीरो निकलेगा तो बात की बात है. अभी हम मान लेते हैं कि एक्सेस प्रेशर डेल पी है. डेल पी यानी कि वो ड्रॉपलेट के अंदर प्रेशर जो कि बाहर से ज्यादा है. तो ये डेल पी प्रेशर अब क्या करेगा? इस ड्रॉपलेट पर क्या असर डालेगा? ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, इसके डायमीटर को बढ़ाने की कोशिश करेगा. तो क्या कोई ऐसा फोर्स है जो इसको रजिस्ट करने की कोशिश करेगा? प्रेशर फोर्स जो है वो डायमीटर को बढ़ाएगा, राइट? क्या कोई ऐसा फोर्स है जो इस डायमीटर के इंक्रीज को अपोज करेगा? सरफेस टेंशन. तो व्हाट इज द प्रेशर फोर्स? व्हाट इज द प्रेशर फोर्स? प्रेशर फोर्स अपने को मिलेगा, इसको कट कर लो तो प्रेशर फोर्स क्या होगा? डेल्टा पी. अगर ड्रॉपलेट को मैं कट कर लेता हूं तो एरिया मेरे को मिला पाई आर स्क्वायर. करेक्ट है? दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट. सरफेस टेंशन इस ड्रॉपलेट के इंक्रीज को रोकने के लिए क्या करेगा? फोर्स लगाएगा. तो सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है? सिग्मा इंटू एल. एम आई क्लियर? तो क्या मिला? डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, एंड व्हाट इज एल? दैट इज 2 पाई आर. सो आई गॉट डेल्टा पी इक्वल टू पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, 2 सिग्मा बाई आर आ गया. एम आई क्लियर? दैट इज 2 सिग्मा बाई आर. अब यही अगर ड्रॉपलेट की जगह बबल हो, बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना है, फॉर्मूला नहीं याद करवाना. वैसे फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, बस ये याद रखना है कि ड्रॉपलेट और बबल में क्या अंतर है. अगर बबल होगा तो कैलकुलेशन में क्या चेंज आएगा? ड्रॉपलेट मतलब लिक्विड से भरा, और बबल मतलब यार वो अपन बच्चे लोग बनाते हैं ना बबल, वो बबल, उसमें क्या होता है? बाहर हवा होती है, अंदर भी हवा ही होती है. तो बबल के केस में क्या चेंज हो जाएगा? देखो, प्रेशर फोर्स में मान लेता हूं डेल्टा पी है, राइट?
pressure force into the projected area, that is pi r square, that will remain same. करेक्ट है. अब हो जाएगा सिग्मा इंटू 2l. वाई 2l? एयर एयर. तो यहां वाटर की दो सरफेस आ रही है, 1 and 2. हुआ क्लियर? अगर ड्रॉपलेट होगा बाबू तो क्या होगा, यहां पे वाटर और यहां पे एयर, एक सरफेस आई. यहां पे ये वाटर है तो एक वाटर इनर सरफेस आई और एक आउटर सरफेस आई. तो बस चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा पी विल इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 times सिग्मा इंटू 2 पाई आर. सो डेल्टा पी विल बिकम क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बाई आर. पहले इसको समझ. ड्रॉपलेट है, वाटर है. ड्रॉपलेट है तो यहां पे क्या है, बाहर क्या है, तो पानी और वाटर की सरफेस कितनी मिली, यही बाहर वाली सरफेस ही मिली ना. यहां पे ये पानी है, ये एयर है, ये एयर है. तो वाटर और एयर की एक सरफेस यहां पे मिली, एक आउटर सरफेस मिली, एक इनर सरफेस मिली. बात समझ में आई? इसलिए अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बबल एंड ड्रॉपलेट. यही पॉइंट बस मेरे को एक्सप्लेन करना था. चलिए, नाउ वी हैव कैपिलरी राइज और फॉल. कैपिलरी राइज कब होता है, अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले. एडेसिव ज्यादा होता है, यानी कि एग्जांपल कहां पे मेरे को मिलेगा कैपिलरी राइज, ग्लास और वाटर में. कैपिलरी राइज का मतलब क्या होता है कि मान लो यहां पे एक टैंक है, इसमें वाटर फिल है, राइट. यहां तक वाटर का लेवल है. अब मैं इसमें एक पतली ट्यूब इंसर्ट कर देता हूं. इसमें मैं एक पतली ट्यूब इंसर्ट कर देता हूं. दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब अगर मैं पतली ट्यूब इंसर्ट कर दूंगा तो अगर ये वाटर है और ये ग्लास है तो वाटर जो है इस ट्यूब में ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी कि अपने सरफेस से ऊपर चला जाएगा. वाटर का लेवल यहां पे पहुंच जाएगा. ये H जो है इसको हम कहते हैं कैपिलरी राइज. इसको हम कहते हैं कैपिलरी राइज. ऐसा क्यों हुआ ये समझ लो. देखो ये जो सरफेस है यहां पे एक्ट करेगा फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन सिग्मा एंड दिस एंगल इज थीटा. थीटा यानी कि कांटेक्ट एंगल. तो यहां पे एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, कौन सी, सिग्मा कॉस थीटा. ये इस प्रकार की सरफेस मेरे को मिलेगी और यहां पे सिग्मा जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. तो सिग्मा कॉस थीटा मेरे को एक फोर्स मिल रही है अपवर्ड डायरेक्शन में. अब ये सिग्मा कॉस थीटा क्या करेगा, किधर लग रहा है, तो पानी को ऊपर ले जाएगा. तो पानी ऊपर जाता ही जाएगा, कौन रोकेगा, पानी का सरफेस टेंशन नहीं. सरफेस टेंशन के कारण नहीं तो ऊपर जा रहा है बेटा वो, क्योंकि बेसिकली इसकी टेंडेंसी क्या है, वाटर की टेंडेंसी क्या है, ग्लास के स्टिक होने की टेंडेंसी है ना. इसी टेंडेंसी के कारण तो ये ऊपर जा रहा है, राइट. तो उसको ऊपर जाने से रोकेगा कौन, बेटा जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा थीटा चेंज नहीं होगा. थीटा तो फॉर अ गिवन मटेरियल कांस्टेंट रहता है, थीटा चेंज नहीं होगा. जैसे जैसे ये पानी ऊपर बढ़ेगा तो पानी का वेट होगा, वो किधर एक्ट करेगा,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, करेक्ट है। तो राइज कब तक होगा? जब तक सिग्मा कॉस थीटा पानी के वेट के बराबर ना हो जाए। पानी का वेट कितना हुआ? रो इंटू जी इंटू वी, वी मतलब क्या हो गया? पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हो जाएगा कैपिलरी राइज, कितना होगा कैपिलरी राइज? 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अरे नहीं यार गलत है ना, गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है। सिग्मा कॉस थीटा नहीं होगा ना बेटा, सिग्मा इंटू एल होगा ना। सिग्मा तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो सिग्मा इंटू एल करना पड़ेगा। तो सिग्मा इंटू एल क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू पाई डी एल, सॉरी पाई डी, सिग्मा इंटू पाई डी राइट, इंटू कॉस थीटा। सिग्मा एल कॉस थीटा होगा ना। एल क्या हुआ? पेरीमीटर पाई इंटू डी, तो सिग्मा पाई डी कॉस थीटा, and that is equals to weight, that is rho g pi by 4 d square into h. So now we get the value of h equal to 4 sigma sorry 4 sigma cos theta divided by rho g d, करेक्ट है। अब ये इसमें बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछता है कि अगर सरफेस टेंशन को बढ़ाओगे तो कैपिलरी राइज बढ़ेगा या घटेगा? कौन से ट्यूब में कैपिलरी राइज सिग्निफिकेंट होगा? लार्ज डायमीटर ट्यूब में या स्मॉल डायमीटर ट्यूब में? सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा मतलब ज्यादा होगा, ऐसा बोल सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, जितना डायमीटर कम होगा उतना कैपिलरी राइज आपको क्लियरली दिखाई देगा। डायमीटर अगर बड़ा कर दोगे, जैसे आप मोटी ट्यूब ला के डाल दो तो आप बोलोगे कैपिलरी राइज तो हो ही नहीं रहा, वो हो इतना रहा है लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो। अगर पतली ट्यूब डालोगे तभी आपको कैपिलरी राइज, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है, तो जितना पतला ट्यूब आप रखोगे उतना आपको कैपिलरी राइज दिखाई देगा फिजिकल आंखों से। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया कैपिलरी राइज, राइट। अब देखते हैं कि कैपिलरी फॉल क्या होता है। कैपिलरी फॉल कब होगा? एग्जांपल, मरकरी अगर हो और उसमें मैं ग्लास ट्यूब डाल दूं तो उसमें जो मेनिस्कस बनेगा, मेनिस्कस मतलब देखो ये जो सरफेस बनी है इसको हम कहते हैं मेनिस्कस। अब यहां पे जो मेनिस्कस बनेगा वो एच जी क्या करेगा? आपस में कनेक्ट होने की ज्यादा कोशिश करेगा एज कंपेयर टू कि वो ग्लास के साथ कनेक्ट हो, तो ये सरफेस ऐसी बनेगी। अब यहां पे क्या होगा? सिग्मा एल कॉस थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन, सिग्मा एल इधर लगा और सिग्मा एल कॉस थीटा क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा क्यों बनेगा? देख यहां पे ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड जो है वो सॉलिड के साथ कनेक्टेड है, इसलिए सरफेस ऐसा बना। और यहां पे क्या है? कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो फ्लूइड आपस में कनेक्टेड होने की कोशिश करेगा एज कंपेयर टू सॉलिड से कनेक्ट होने के लिए, तो ये सरफेस बना। फोर्स आया सिग्मा एल इन दिस डायरेक्शन, और सिग्मा एल कॉस थीटा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो सिग्मा एल कॉस थीटा जो है वो कैपिलरी फॉल कर रहा है, दैट इज कॉजिंग कैपिलरी फॉल। तो अब रोकेगा कौन कैपिलरी फॉल को? पिछले बार तो वेट ने कैपिलरी राइज को रोक दिया था, यहां कैपिलरी फॉल को कौन रोकेगा? यहां पे कैपिलरी फॉल को रोकेगा बॉयंसी फोर्स, जो कि लगेगा ऊपर की दिशा में। देखो जैसे ही कैपिलरी फॉल हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो?
लिक्विड की सरफेस को डिस्प्लेस कर रहे हो, तो जितना आप डिस्प्लेस करोगे उतना एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला सेम ही आएगा, सिग्मा एल, एल मतलब सिग्मा पाई डी कॉस थीटा इक्वल्स टू बॉइंट फोर्स क्या होगा, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। तो अगेन दैट इज पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच। सो अगेन द एच वुड बी same, that is 4 sigma cos theta divided by rho g d. This point is clear to everybody? So these are the basic things that we have to understand. रोशन, ओम आप लोग को समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। Write down question number 1. What force is necessary to lift a platinum object ऑब्जेक्ट लिख लो यार, छोड़ो, ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर, 3 सेंटीमीटर डायमीटर from a water surface surface tension is 0.0728 0.0728 if the object is option A, sorry, if the object is, condition 1, a disc, second, ring, वेट निगलेक्ट करने बोल दिया ना, वेट को निगलेक्ट करने के लिए लिखा हुआ है ना, नहीं भी दिया है वेट दिया तो निगलेक्ट ही वेट को करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, it is required to divide a droplet of radius capital R, droplet of radius capital R in 16 small 16 small droplets, 16 small droplets, determine the surface energy required. Determine the surface energy required. Surface tension is sigma. Surface tension is sigma.
चलिए फटाफट सॉल्व। बना नहीं बना? पहला वाला नहीं बना। पहले वाले में क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालना है तो सिग्मा को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू एल। करेक्ट है। सिग्मा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पहला बोल रहा है क्या है? डिस्क। सेम डिफरेंस है डिस्क और रिंग में जो बबल और ड्रॉपलेट में था। अब अगर डिस्क है तो ये पूरा सॉलिड होगा और बाहर लिक्विड होगा। ये लिक्विड होगा तो एक सरफेस आई। बात समझ में आ रही है? तो अब फोर्स पहले केस में क्या हो गया? सिग्मा इंटू एल, और एल हो गया पाई डी। पाई डी दैट इज इन द केस ऑफ डिस्क। रिंग में क्या हो जाएगा? रिंग में सिग्मा सॉरी फोर्स इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई डी हो जाएगा। क्यों पाई डी हो जाएगा? वाटर, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज वाटर। तो वाटर सॉलिड का एक सरफेस और वाटर सॉलिड का दो सरफेस, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। इज दैट क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन। आंसर तो नहीं पता मेरे को। 0.4 नहीं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? कितना एनर्जी मेरे को चाहिए? तो एनर्जी रिक्वायर्ड निकालना है तो सरफेस टेंशन को मैं डिफाइन कर दूंगा एनर्जी डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। राइट। इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी है? इनिशियली सिग्मा आपका सिग्मा दोनों में कांस्टेंट रहेगा। पहले आपके पास सरफेस एनर्जी कितनी आएगी? पहले आपके पास क्या था? स्फेयर था ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सॉरी, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो इनिशियल जो सरफेस एनर्जी थी दैट इज 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर हो गया। करेक्ट है। अब आप क्या कर रहे हो कि कितने नए हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो? तो नई एनर्जी E2 क्या हो जाएगी? 16 इंटू 4 सिग्मा पाई स्मॉल आर क्यूब।
स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है आपको, अब क्या करोगे यार, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा क्या उससे। उसके लिए आपको पहले कैपिटल और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा वो रिलेशन, सरफेस टेंशन से आएगा। वॉल्यूम इक्वल रहेगा ना बेटा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 16 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/पाई आर क्यूब कट गया, तो आर क्यूब आ गया कितना, 16 आर टू द पावर 3। तो 16 मतलब कितना हुआ, 2 टू द पावर, आर क्यूब तो आर हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 1/3, 1/3 आर, है ना। तो इनिशियल एनर्जी आपके पास में कितनी आ गई, इनिशियल एनर्जी आपके पास में आ गई 4 सिग्मा पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, 8, अच्छा आर स्क्वायर है ना, सॉरी। तो 4 इंटू 2 टू द पावर 2/3 आर क्यूब, ठीक है ना ये। और फाइनल एनर्जी कितनी थी आपके पास में, 16 सिग्मा पाई आर, 16 सिग्मा पाई आर क्यूब। तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितना हो गया, E2 माइनस E1। इज दैट क्लियर। तो सरफेस टेंशन को आपको दोनों तरीके से समझना है। अगर फोर्स निकालें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, और अगर एनर्जी की बात हो रही हो, एनर्जी या वर्क की बात हो रही हो, तो फिर सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है बेसिकली दैट इज नॉट इंजीनियरिंग, दैट इज साइंस, दैट इज साइंस। कल से जब अपन फ्लूइड स्टैटिक्स चालू करेंगे तो फिर फ्लूइड मैकेनिक्स अत्यंत आसान है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज मच सिंपलर एज कंपेयर टू साइंस। सिंपल तो ये भी है, तो अपन 11th 12th का 9th 10th 11th का ही कॉन्सेप्ट था जिसको अपन रिवाइज किए हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ्लूइड स्टैटिक्स में जब आप जाएंगे तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाने वाली है। कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटा एक पूरा फ्लूइड स्टैटिक्स सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ एक लाइन पे डिपेंडेंट है, पास्कल्स लॉ। उससे ही पूरा का पूरा फ्लूइड स्टैटिक्स बन जाने वाला है। तो कल हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं प्रॉपर्टीज के, जिसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, एनी डाउट टू एनीबॉडी। बेटा ऑनलाइन आप लोग जो देख रहे हो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, बीच बीच में आप लोग रेस कर लिया करो, क्वेश्चन कोई होता है ना। चलिए, तो कल फिर अपन डिस्कस करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। मिलते हैं कल, है ना।